how are you all? I hope you're doing well and great. So in today's video, we'll talk about the important questions of paper 1 which you need to revise twice because उनसे बहुत ज़्यादा questions repeat होते हैं. So without any further delay, let's start today's video. So start with Unit 1, Teaching Aptitude. The important topics are learners' characteristics and principles, factors affecting teaching and learning, टीचर-सेंटर्ड एंड लर्नर-सेंटर्ड अप्रोचेस जो हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट है. इनसे क्या होता है, जैसे टीचर-सेंटर्ड में आपका लेक्चर मेथड है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर किस सिचुएशन में वो सूट करेगा. ओके, तो इसकी सारे ही पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ना. उसके बाद आपका स्वयं है, मोक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. जैसे आप देख सकते हो, मैंने एक क्वेश्चंस निकाले आपके लास्ट ईयर पेपर से. तो स्वयं के जो क्वेश्चन है आपसे वो मैच द कॉलम फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं. उसके बाद आपका आईसीटी बेस्ड टीचिंग है, इसके अंदर जो इनके टूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. जैसे आप देखो नीचे यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूछा गया आपसे कि उसकी क्या एडवांटेजेस होंगी. ओके, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन है. इवैल्यूएशन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब वो टाइम नहीं रहा जब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे. अब थोड़े से इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अब इवैल्यूएशन टॉपिक की ही बात करें हम, तो इसका क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ करेक्टली कैरिड आउट इवैल्यूएशन. कि अगर आप अच्छे से इवैल्यूएशन को कैरी आउट करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे. ओके, सो इस तरीके से आपने यूनिट को प्रिपेयर करना है. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट आप पूरी यूनिट को अच्छे से पढ़ना क्योंकि पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है. ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो मोस्टली देखे जाते हैं, और क्वेश्चंस का जो तरीका है उन पे भी ध्यान दो क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछते नहीं है, और लैंग्वेज भी बहुत एक ट्रिकी पजल टाइप की हो गई है. बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आंसर है वो आपकी आंखों के सामने ही है. ओके, तो आप उसे कनेक्ट करने की कोशिश करो क्वेश्चन से, तो आपको अपना सही आंसर मिल जाएगा. इसके बाद सेकेंड यूनिट, रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही ऐसा क्वेश्चन वो लोग बना के दे देते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बिल्कुल दिमाग में फिट करके लेके जाना. आप क्वेश्चन देखने को बहुत बार मिलता है इससे. उसके बाद आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, ये इंपॉर्टेंट है. मेथड्स ऑफ रिसर्च, ये है, ये जेन्युइनली जो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन है और आपके जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं ये इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इनके टाइप्स के भी जो टाइप्स होते हैं आप उन्हें भी अच्छे से पढ़ना. जैसे एक क्वेश्चन देखो आप यहीं पे, ये भी आपके लास्ट ईयर पेपर्स में से है, इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का ही पार्ट है, तो टाइप्स के भी सब टाइप्स पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से करना. स्टेप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है. किस तरीके से, देखो आप, एक तो नॉर्मल आपके स्टेप्स होते हैं जो आप उन्हें समझोगे अच्छे से. पेपर में कई बार क्या होता है, ऊपर के 2 स्टेप्स नहीं दिए होते हैं, सिर्फ नीचे वालों को अरेंज करना होता है. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बीच में से कोई एक स्टेप मिसिंग होता है और रेस्ट को आपने सीक्वेंस वाइज लगाना होता है. ठीक है, तो इनको आप अच्छे से करना और इस तरीके से समझना कि जरूरी नहीं है कि वो ही वाली लैंग्वेज जो आपने पर्टिकुलर स्टेप्स के जो नाम हैं जो आपने अपनी बुक में पढ़े हैं, कि आप उन्हीं को देखो तो ही आप समझ पाओ. ओके, तो आप इसके जब क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो आप इस चीज को समझोगे कि अलग अलग लैंग्वेज में भी स्टेप्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है. ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग. ये इंपॉर्टेंट है. जैसे क्वेश्चन भी है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएंट ऑफ हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, कि इसमें से कौन सा है. और एक क्वेश्चन और होगा, यस यहीं पे है, ये भी नॉन रेफरेंसिंग, लेकिन इसके अंदर से कौन सा रेफरेंस स्टाइल नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है. टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग अगेन इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यूनिट 3 इज योर कॉम्प्रीहेंशन, जिसके आप डेली प्रैक्टिस करो. इतना टफ नहीं आता, आप इजीली आंसर कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करते रहो इस चीज की. ओके, यूनिट 4 कम्युनिकेशन. ये यूनिट बहुत इजी है और मतलब इजीली आप इसको बहुत कम टाइम में पूरी यूनिट कवर कर सकते हो, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उतने ही ज्यादा क्रिएटिव टाइप के आते हैं. समझ रहे हो, कई बार उनकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है या फिर कई बार क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट आ जाते हैं. जैसे आप इसमें क्वेश्चंस देखो पहले, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके,
तो इसके अंदर इन्होंने बोला है थम्स अप इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, अब आप ये बताओ, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के स्टेजेस आपने बताने हैं कि इनमें से कौन सी 3 स्टेजेस हैं जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की हैं, समझ रहे हो। पहले आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, जो आप बुक से पढ़ रहे हो वो बेसिकली एक बेस प्रिपेयर करता है जिसके उस नॉलेज के बेस पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बट क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार बहुत ऐसे ट्रिकी और पजल टाइप की लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आप और अच्छे से उसके आंसर्स कर पाएंगे, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है और आप बहुत इजीली इनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करना, ओके। जैसे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, बैरियर्स इज इंपॉर्टेंट, ये सच में इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउ कैन साइकोलॉजिकल बैरियर्स अफेक्ट द क्लासरूम कम्युनिकेशन। मतलब पर्टिकुलर बैरियर के बारे में उन्होंने पूछा है कि वो क्लासरूम कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करेगा, ओके। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है मास मीडिया, अगेन इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से पढ़ना। यूनिट 5th है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें से हम पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, समझ रहे हो आप। तो आपके लिए होगा कि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। हर टाइप के क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करोगे तो आपको पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप उसे इजीली आंसर कर पाओगे। और इन क्वेश्चंस की तो आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली, ठीक है। यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज इंपॉर्टेंट है। पेपर में हर बार 1 से या 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी डाले हुए हैं 2 क्वेश्चन, हाँ जैसे ही देखो यहाँ पे भी इन्होंने पूछा हुआ आइडेंटिफाई द फैलेसी, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी यही पूछा इन्होंने, आइडेंटिफाई द फैलेसी इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको फैलेसीज बतानी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ना। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जिसमें ऑल, नो, सम नोट और सम के प्रपोजिशंस गिवन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में जैसे आपके प्रत्यक्ष हो गया, अनुमाना हो गया, ये जो है आपके सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ना, इनसे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। बेसिकली इनसे किस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो ना आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं और आपको बताना होता है कि वो मतलब विच सोर्स ऑफ नॉलेज है वो, समझ रहे हो। लाइक अब आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है तो आप प्रत्यक्षा दोगे। अगर वो कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 चीजों के बीच में है, तो वो कौन सी नॉलेज को इंडिकेट कर रहे हैं, तो उस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 4th है आपका डिडक्टिव एंड इंडिडक्टिव रीजनिंग, अगेन इंपॉर्टेंट, इनका एक काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन आप प्रिपेयर कर लेना और उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, उससे क्या होगा बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इसको कवर करना, ये टॉपिक आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रोडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी एंड सब ऑल्टर, ये इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी जाती है आपको और बोला जाता है कि उसको लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी में कन्वर्ट करो आप, तो उस तरीके से भी हो सकता है। या फिर एक स्टेटमेंट दे देंगे और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे कि बताओ ये कॉन्ट्राडिक्टरी है या सब कॉन्ट्रेरी है या कॉन्ट्रेरी है, समझ रहे हो आप। इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यूनिट 7 डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई है, जो किसी भी टाइप का आ सकता है, एवरेज वाला भी आ सकता है, परसेंटेज वाला भी आ सकता है, मिसिंग फिगर का भी आ सकता है। तो आप डेली एक डीआई की प्रैक्टिस तो जरूर करो। इसके बाद है आपकी यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपकी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो चीजें मतलब ज्यादातर देखी जाती है, मैंने वो ही टॉपिक्स इसमें डाले हैं आपके। जैसे आपका डिजिटल एंड अदर इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आपका स्वयं हो गया, नेप्थल है, नैड है, ई यंत्रा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए थे गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए, ताकि हम चीजों को अच्छे से पढ़ पाए, जान पाए, ठीक है। कई बार इस तरीके से आता है कि नैड क्या है, मतलब वहां पे आप अपने सर्टिफिकेट्स जहाँ पे स्टोर कर सकते हो आप, वो आपका नैड होता है। तो वो पता क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन दे देंगे आपको और उसके नीचे ऑप्शन होगा और फिर आपको बताना होगा कि ये पर्टिकुलर लाइन किस इनिशिएटिव को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ई यंत्रा है, जो ई यंत्रा है वो रोबोटिक्स को इंडिकेट करता है। तो एक पर्टिकुलर लाइन होगी और आपको बताना होगा कि कौन सा इनिशिएटिव उस पर्टिकुलर लाइन में मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। साइज ऑफ मेमोरी और या फिर मेमोरी हायरार्की इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, जैसे केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इस तरीके से, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टाइप ऑफ
सिस्टम सॉफ्टवेयर, यस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपके ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, इनको पढ़ना है। और टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स भी पढ़ना, क्योंकि पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है ये, ठीक है। कंप्यूटर वायरसेस के बारे में अच्छे से पढ़ना, और ये चीजें जो आप अच्छे से कवर कर पाओगे ना, जो पर्टिकुलर सिर्फ एक पेपर में पूछी जाती हैं, तो वो आप ज्यादा से ज्यादा जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे, तो वहां से आपको पता चलेगा, है ना। क्योंकि आईसीटी एक ऐसी यूनिट है जो बुक में से बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के ज्यादा क्वेश्चन हमें पेपर पे देखने को मिलते हैं, उन्हें थोड़ा सा एडवांस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आप, जो मैंने आपको बताया था अनअकैडमी में जो रजत सर हैं, उनकी जो मैराथन है आप वो लगा लो, उसके अंदर आपका पेपर 1 का कंप्लीट रिवीजन एंड प्रैक्टिस हो जाएगी। और उस वीडियो के बाहर से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या करते हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो वो टीचर सॉल्व करके भी आपको बताएगा उस वीडियो में ही, ठीक है। और पर्टिकुलर टाइमर भी चलता है, और आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और जब आप उस वीडियो को लगाओगे तो आपको लगेगा कि जो आपने बुक में पढ़ा है वो कुछ अलग था, और जो एमसीक्यूज आते हैं वो कुछ अलग है। तो आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, और आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटरनेट, ये HTTP है, IMAP है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो नीचे ही लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन आया है कि HTTPS स्टैंड्स फॉर, उसके फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 9, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपके डिफरेंट गोल्स के बारे में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनके गोल्स को आप लर्न भी कर लेना, क्योंकि ऑप्शंस दिए होते हैं, वो पूछा होता है कि इसमें से कौन सा आपका सस्टेनेबल गोल है, कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से इसका पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन कौन से गोल्स जो पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर आते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपकी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना। नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर्स हैं। हाँ, डिजास्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर वाले पेपर में देखा है कि जो जैसे भोपाल वाला एक ट्रेजेडी हुई थी जो एक, तो उससे रिलेटेड जैसे और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, जो उनको उन्होंने बोला था कि सीक्वेंस वाइज लगाओ, मतलब वो कब कब हुआ है उस हिसाब से। तो प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करना एक बार अपना सारा थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद आपके एक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है, फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, फिर आपके कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका रियो समिट हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी सारी डेट्स आपने ध्यान रखनी है, और इनसे जो रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपने एक बार जरूर पढ़नी है। बाकी आप जब इनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। लास्ट यूनिट, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, आपकी जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप नीचे देखो, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, नहीं है जो, बताओ, ठीक है। और कई बार इसका इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आप उनको ऑर्डर में लगाओ कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी, देन सेकेंड यूनिवर्सिटी, थर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं कि तक्षशिला फर्स्ट थी, फिर नालंदा थी, फिर वलाबी है, फिर विक्रमशिला है। और इसके अंदर से एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि किस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली थी। ओके, ये बहुत मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के ही वो स्टूडेंट थे, तो उनमें किन स्टूडेंट को उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, कई बार पेपर में सब्जेक्ट दिए होते हैं और उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी के नेम्स दिए होते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते थे। तो उस तरीके से क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आपने अपनी बुक में भी देखा होगा कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एग्जाम मेथड को प्रमोट नहीं करती, जहाँ पे नो एग्जाम वाली पॉलिसी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लेना पूरा इसको अच्छे से। और यूजीसी को लेके तो
हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, हर बार, ठीक है। अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी से वो ये था कि उनके चेयरमैन के नाम दिए हुए थे और उनको ऑर्डर में लगाना था कि अभी करंट में कौन सा है, फिर उसका प्रीवियस कौन सा था, फिर उनका प्रीवियस कौन था, ठीक है। तो आपने इस तरीके से सारी पढ़ाई करनी है और सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, पहले आप पूरा 100% सिलेबस कवर करो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको 2 बार एक्स्ट्रा रिवाइज कर लो, उसके बाद अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप है, आप वहाँ पे जाके टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और पूरे पेपर वाइज टेस्ट लगा सकते हो। तो उनसे क्या होगा, आपके जो कंसेप्ट है ना उनके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। सपोज आपने पर्टिकुलर यूनिट 9 का एक एमसीक्यू का टेस्ट लगाया तो उसके अंदर 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन सिर्फ एक यूनिट से रिलेटेड है, ठीक है। और उन टेस्ट में वो ही क्वेश्चंस होते हैं जो पहले पिछले साल वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले सिलेबस कवर करने के बाद एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना। जिन बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हुआ है, कोशिश करो कि इस महीने के एंड तक वो लोग सिलेबस कवर कर ले और जून के मंथ में वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एक तो बेस क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपने सिलेबस कवर किया हुआ है, सेकंड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एमसीक्यूज की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, जिससे क्या होगा आप जल्दी आंसर कर पाओगे, समझ रहे हो। अगर आप एक बार लैंग्वेज समझने लग गए ना तो और फिर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने जो आपने पहले नहीं पढ़ा जिस चीज के बारे में, तो आप उसको जो आंसर करोगे उस क्वेश्चन का, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि वो आंसर आपका करेक्ट हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। ओके।